हेलो स्टूडेंट्स, तैयारीonline.com में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के 5वें अध्याय सुमित्रानंदन पंत जी की कविता पर्वत प्रदेश में पावस पढ़ेंगे। साथ ही उसका भावार्थ और कठिन शब्दों के अर्थ को भी जानेंगे। बच्चों, अध्याय आरंभ करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेल आइकन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अगर आपने पहले 4 अध्यायों को अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाएं और फिर आप उन सारे अध्यायों को देखें। तो चलिए अब हम अध्याय आरंभ करते हैं। अध्याय आरंभ करने से पहले सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। बच्चों, वो छायावादी कवि हैं और छायावादी के चतुर्थ स्तंभ के रूप में भी जाने जाते हैं। अब देखते हैं कवि का परिचय। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में कौसानी उत्तराखंड में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत का असली नाम या हम कह सकते हैं बचपन का नाम गुसाई दत्त था। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं सुमित्रानंदन पंत। पहले स्तंभ के रूप में जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है, दूसरे स्तंभ के रूप में निराला जी को जाना जाता है और तीसरे स्तंभ के रूप में महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। बच्चों, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। बच्चों, इसीलिए सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत ने महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर उन पर रचनाएं लिख डाली। इन्हें हिंदी साहित्य का विलियम्स वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। इन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम दिया। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत जी हरिवंश राय बच्चन जी के प्रिय मित्र थे और अधिकतर वक्त उन्होंने हरिवंश राय बच्चन जी के साथ बिताया, तो उनका संबंध एक पारिवारिक संबंध की तरह था और उन्होंने अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम दिया। उन्हीं का दिया हुआ नाम है अमिताभ। पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं सुमित्रानंदन पंत जी। बच्चों, अब हम अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। हमारी कविता है पर्वत प्रदेश में पावस, जिसका अर्थ है पर्वतों में वर्षा ऋतु का वर्णन। चलिए अब हम पहले पद की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा पहला पद क्या है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं बच्चों, और आप इन कठिन शब्दों के अर्थ अवश्य अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। पावस शब्द का अर्थ होता है वर्षा, पावस ऋतु का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। पर्वत यानी पहाड़। परिवर्तित, परिवर्तित का अर्थ होता है बदलना। प्रकृति वेश यानी प्रकृति का रूप। बच्चों, कवि कहते हैं पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। कवि सुमित्रानंदन पंत जी यहाँ पर्वत प्रदेश यानी कि पर्वतीय इलाकों का सजीव चित्रण करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय पर्वतीय इलाकों में पल पल बदलाव होता रहता है, प्रकृति में पल पल परिवर्तन होता रहता है। कभी बादल घिरने से घनघोर बारिश होने लगती है तो कभी धूप निकलने से प्रकाश हो जाता है। तो आपने देखा
कवि ने कितनी खूबसूरती से वर्षा ऋतु का वर्णन किया है यहाँ पर। अब हम प्रसंग के साथ इसकी व्याख्या जान लेते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। बच्चों जब भी हमें कविता का प्रसंग के साथ व्याख्या करना होता है तो हम प्रस्तुत से लेकर के हैं तक लिखेंगे और सब में यही रहेगा, लेकिन अंतिम पद में जो कविता का पद है, जो कवि कहना चाहता है, उसमें हम परिवर्तन करेंगे। जैसे कि इसमें कवि कह रहे हैं, इसमें कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है, तो यहाँ पहले पद में वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है, तो हमने प्रसंग में यहाँ से यहाँ तक लिख दिया है। तो वैसे ही आपको कविता का स्वप्रसंग व्याख्या करते समय ध्यान रखना होगा। अब हम इसकी व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या है हमारा, कवि कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल आता है। तो बच्चों यहाँ पे कवि ने पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु के आने पर जो भी बदलाव आते हैं प्रकृति में, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पद की ओर। अब हम कविता का पद देख लेते हैं। पद है, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फार, अब लोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। बच्चों अब हम भावार्थ के साथ कठिन शब्दों के अर्थ को भी जानेंगे। मेखलाकार, मेखलाकार शब्द का अर्थ है करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल। करघनी, करघनी का अर्थ होता है बच्चों कमर में बांधने का एक आभूषण, जिसे महिलाएं कमरबंद कहती हैं। तो यहाँ देखिए, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फार। कवि कहते हैं मेखलाकार यानी कि करघनी के समान फैला हुआ पहाड़ पर्वत अपने दृग सुमन यानी अपने पुष्प के समान नेत्रों से अपने आप को निहार रहा है। कहाँ निहार रहा है? अब लोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। अवलोक, अवलोक का अर्थ होता है बच्चों देखना। अवलोक शब्द का अर्थ है देखना। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। महाकार का शब्द होता है विशाल आकार। पर्वत अपनी सुंदरता और अपनी विशालता को पानी रूपी दर्पण में बार बार निहार रहा है। कवि कहते हैं जिसके चरणों में पला ताल, ताल का अर्थ होता है बच्चों तालाब। दर्पण सा फैला है विशाल, दर्पण शब्द का अर्थ होता है आईना। यानी पर्वत के चरणों में जो ताल पला है यानी जो उत्पन्न हुआ है, उसी विशाल तालाब में वह अपने विशालकाय सुंदरता को निहार रहा है। बच्चों अब हम पद के काव्य सौंदर्य को जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए दृक्सुमन, दृक्सुमन में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार, दृक्सुमन में बच्चों रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार उसे कहते हैं जिसमें उपमा और उपमान एक ही माना गया है। दृक्सुमन यानी नेत्र को सुमन कहा गया है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए बार बार, बार बार शब्द में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है और कवि यहाँ
पर्वत को सजीव रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह अपने सुमन यानी पुष्प जैसे पुष्प नेत्रों से अपनी प्रकृति, अपनी सुंदरता को निहार रहा है। अब हम इसका प्रसंग जान लेते हैं और साथ ही व्याख्या भी। प्रसंग देखिए बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने पर्वतों का सजीव चित्रण किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी हम प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग सभी में समान ही होता है। प्रस्तुत पद्यांश से शुरू करेंगे और कवि के नाम से अंत करेंगे और साथ ही कविता में जो पद दिए हुए हैं वह पद क्या कहना चाहता है उसके बारे में जरूर लिखेंगे। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, इस पद्यांश में कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करघनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। कवि कहता है कि करघनी के आकार वाले पहाड़ अपनी 1000 पुष्प रूपी आंखें फाड़ कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है। तो बच्चों, देखा आपने कवि ने किस प्रकार प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने पहाड़ का एक सजीव रूप में वर्णन करते हुए यह कहा है कि वह अपनी सुंदरता, अपनी विशालता को दर्पण में निहार रहा है। जिस प्रकार एक मनुष्य अपनी सुंदरता दर्पण में निहारता है, उसी प्रकार यहाँ पहाड़ भी एक सजीव के रूप में अपनी सुंदरता को पानी रूपी दर्पण में निहार रहा है। अब हम अगले पद को देखते हैं। बच्चों, अब हम पद देखते हैं। पद है हमारा, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब हम पंक्तियों का भावार्थ समझते हुए कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। गिरी शब्द का अर्थ होता है बच्चों पहाड़, गौरव, गौरव गाथा यानी कि किसी की महानता का गुणगान करना, झरझर, झरना जब बहता है झरझर उसकी आवाज होती है, उसे कहते हैं झरझर। मद में, मद का अर्थ होता है बच्चों मस्ती यानी मस्ती में बहते हुए, नस नस उत्तेजित कर, उत्तेजित यानी कि उत्तेजना, उल्लास को भर देना। मोती की लड़ियों से सुंदर, हम सब ने देखा है मोती की लड़ियां जो देखने में बहुत सुंदर लगती है, तो यहाँ कवि झरनों को कह रहे हैं कि झरना जब बहती है तो वो मोती की लड़ियों की तरह दिखती है। झरते हैं झाग भरे निर्झर, झाग का अर्थ होता है बच्चों फेन, जो सफ़ेद दिखता है। बच्चों, यहाँ कवि कहते हैं जब झरना गिरता है तो एक झाग सा उत्पन्न होता है और ऐसा लगता है जैसे मोती की लड़ी टूट टूट कर नीचे गिर रही हो। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि मोती की लड़ियों से सुंदर, मोती की लड़ी से सुंदर जो ये झरने नीचे गिर रहे हैं, उनकी आवाज ऐसे लग रही है जैसे मानो वह पर्वत का गौरव गाथा गा रही हो, यानी वह पर्वत का गुणगान कर रही है। और उसके गिरते हुए आवाज क्या कर रहे हैं, नस नस में उत्तेजना उत्पन्न कर रहे हैं और हमें प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं। बच्चों, अब हम इन पदों का काव्य सौंदर्य जान लेते हैं। तो बच्चों, इसमें प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है, साथ ही पर्वत का मानवीयकरण किया गया है। अब यहाँ देखिए नस नस और झरझर, यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। नस नस और झरझर
इन दोनों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यहाँ देखिए झड़ते और झाग, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार बच्चों जिसमें व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है। तो आप यहाँ देखिए झड़ते में झ वर्ण की आवृत्ति हो रही है और झाग में भी झ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो बच्चों अब हम इन पदों का प्रसंग जानेंगे। तो प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने किसी पर्वत से गिरते झरने की सुंदरता का बखान किया है। तो बच्चों अब हम इन पदों का व्याख्या भी जानेंगे। व्याख्या है हमारा, कवि ने किसी पर्वत से गिरते झरने की सुंदरता का बखान किया है। झरना उसमें उठने वाले झाग के कारण मोतियों की लरी की भांति लग रहा है। उसके गिरने से पैदा होती कलकल की गूंज मानो ऐसी है जैसे झरना पर्वत का गुणगान कर रहा हो। गिरते हुए झरने की ध्वनि को सुनकर लेखक के नस नस में मानो ऊर्जा का संचार होने लगा है। तो देखा बच्चों आपने सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रकृति का कितना सुंदर सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है हमारे सामने। बच्चों कविता को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को आप सबने देखा, दूसरे भाग को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बच्चों आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।